क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और टाइम बहुत कम बचा है। आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल द्वारा लगातार रिवीजन कराया जा रहा है सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर सबके। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार की क्या भूमिका है और बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के और भारत छोड़ो आंदोलन तक बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल माइंड मैपिंग के तहत आपको ये क्लास में उपलब्ध करा रहा हूँ। कहीं क्वेश्चन कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस जब प्री हो जाएगा, प्री के बाद हम लोग मेंस का कार्यक्रम शुरू करेंगे और आंसर राइटिंग लिखवाना शुरू करेंगे। तो आप उसमें जो है आप शामिल हो सकते हैं, आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे। और भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसमें बिहार की क्या भूमिका है, इसको लेकर के हम लोग शुरू कर रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के और बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन तक जितनी घटनाएं हुई हैं हम सबको मेंशन कर दिया हूं। अब वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे। ओके, थैंक यू। हम लोग जो है बिहार में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल ये, और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के बिहार में और जो है भारत छोड़ो आंदोलन तक हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से जो है या जो है यूरोपीय कंपनियों या जितने भी घटनाएं हुई हैं बिहार में वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल माइंड मैपिंग क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली बिहार में आए थे। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए बिहार में, लेकिन बिहार में फैक्ट्री की स्थापना नहीं की। इन्होंने क्या किया, बिहार में व्यापार के लिए आने वाले पहले व्यापारी अगर पूछा जाए कौन थे तो ये पुर्तगाली थे। व्यापारिक केंद्र इनका हुगली था, लेकिन ये नाव के द्वारा पटना आते थे और पटना आकर के ये जो है यहाँ पर सोरे का व्यापार करते थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा यूरोपीय कंपनी पहली बार बिहार से व्यापार करने की शुरुआत की है तो आप लोग बताना पुर्तगाली। ठीक है, और इनका व्यापारिक केंद्र हुगली था। ये नाव के द्वारा पटना आते थे और सोरा का व्यापार करते थे। और याद रखना आधुनिक काल में सोरा के लिए जो है बिहार जाना जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और व्यापार, बिहार में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और ये सोरा का व्यापार करने आए थे। इसके बाद क्या हुआ, फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया, तो पहली फैक्ट्री पटना के आलमगंज में 1620 में स्थापित किया अंग्रेजों ने। पटना में गोल घर का निर्माण किया था, कब, 1786 में। ठीक है, अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुरी ये जो है बिहार की यात्रा पर आए थे, ये याद रखना। और प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था 1865 में। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट था बिहार में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था, तो इसका निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि 1783 में बिहार में जो है भीषण अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, जिस कारण वहां पर खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो अनाज के भंडार के लिए पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। और ये गोल घर का जो है मैप है, आप इसको देख लीजिए। तो गोल घर का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, ये आपको याद रखना। कहाँ पे कराया था, पटना में। और कब कराया था, तो 1786 में कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, और पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी डचों ने 1632 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। 1632 में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और डच कौन थे, तो ये हॉलैंड, जिसे आज हम नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ की एक कंपनी थी। और याद रखना वहाँ के निवासियों को डच कहा जाता था। तो याद रख, जितनी भी कंपनियां बनी थी सबका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था, बस आगे उस देश का नाम लगा होता था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई बिहार में और पटना में 1632 में फैक्ट्री की स्थापना की। वर्तमान में पटना कॉलेज का जो प्रशासनिक खंड भवन है, वहीं पर जो है ये फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और ये लोग व्यापार किसका करते थे, सूती वस्त्र का, अफीम का, नील का निर्यात करते थे पटना से। ठीक है, इसके अलावा डचों ने और कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी, पटना के अलावा अहमदाबाद में, नागपट्टनम में, चिंसुरा पश्चिम बंगाल में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, सूरत में, पिपली पश्चिम बंगाल में, भरूच गुजरात में, आगरा यूपी में और कोचीन आपका
केरल में, यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी पटना के अलावा। ठीक है, तो पटना में कब स्थापित किया था ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री पटना में नेपाली कोठी के समीप स्थापित किया था। कब? तो 1774 में स्थापित किया था डेन। और डेन लोग कौन है? तो डेनमार्क की जो कंपनी थी, तो इसी कंपनी का नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी एक यात्री आया था, ट्रेवेनियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था भारत का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद बिहार में अंग्रेज, तो प्लासी के युद्ध में कब हुआ था? 1757 में। और कलायू का पटना आगमन हुआ था और बिहार का नव नियुक्त उप नवाब किसे बनाया गया था? मीरन को बनाया गया था। मीर जाफर का ये पुत्र था। नायब नाजिम कौन बनाया गया था? राजा राम नारायण को बनाया गया। फिर बिहार में आगे चल के क्या हुआ? अली गौहर द्वारा पटना की घेरेबंदी की गई। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन नोक्स ने किया था और अली गौहर का पटना में राज्याभिषेक हुआ था और नया इनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था कि जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो वो शाह आलम द्वितीय थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे इतिहास बढ़ता है और बक्सर के युद्ध की ओर चलता है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। और याद रखना, उस युद्ध में एक तरफ कौन था और दूसरी तरफ कौन था? तो एक तरफ कलायू नहीं था, क्योंकि कलायू जो है इस समय चला गया था कहाँ पर? इंग्लैंड चला गया था। तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। इस पर ब्रिटिश सेना का जो है जीत हुई थी। और जबकि पराजित कौन हुआ था? तो 3 लोगों की संयुक्त सेना थी, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, इन तीनों लोगों की जो है संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने पराजित किया। और बिहार, बंगाल और हर जगह पर जो है उड़ीसा में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसके अलावा पटना में जो है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था 1770 में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे और सदस्य रॉबर्ट फॉल्स और जॉर्ज बेनिस्टार्ट थे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इतिहास और आगे बढ़ता है और इलाहाबाद की पहली संधि होती है। तो इलाहाबाद की जो पहली और दूसरी संधि जब हुई है ये आपको याद रखना है। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी और दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। यह स्पष्ट यहाँ लिख दिया गया, ये क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा, जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, इसी संधि के तहत मुगल बादशाह ने कौन? तो शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। तो दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व का अधिकार, अब अंग्रेजों को मिल गया। और किसने दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया। किस संधि के द्वारा दिया? तो इलाहाबाद की पहली संधि के द्वारा दिया है, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई, द्वितीय संधि कब हुई, किसके किसके बीच में हुई, पहली और दूसरी, सब अच्छे से याद रखना। और इसका परिणाम क्या निकल के आया ये भी आप अच्छे से याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, बंगाल में द्वैत शासन हुआ। तो जब बंगाल में द्वैत शासन होगा तो बिहार में भी द्वैत शासन वही रहेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में द्वैत शासन कब था? तो जो बंगाल में था वही बिहार में था, क्योंकि बिहार बंगाल का हिस्सा था। तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1772 में इसे समाप्त किया गया वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो आपको यहीं से 2 क्वेश्चन आपको यहीं मिल गया। पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैत शासन कौन लागू किया था? तो ये हो गया। कब लागू किया गया? तो यार 1765 में। वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया 1772 में। तो आपको यहीं से 4 क्वेश्चन साफ साफ यहाँ पर मिल जाएगा। जब बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया गया तो 2 चीजें बांटा गया, एक तरफ दीवानी, एक तरफ निजामत या प्रशासन। तो निजामत को प्रशासन कहते थे और अंग्रेजों ने क्या किया कि जो है वो खास करके वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, बंगाल के नवाब के पद पर जो है वो निजामुद्दौला को नियुक्त किया था। पहले क्लाइव ने, बाद में इसको इसके पद से हटा दिया रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग ने। आगे क्या होता है? दीवानी। दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व और अंग्रेजों ने दीवानी वसूलने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3 उप दीवान नियुक्त किए। तो 3 उप दीवान कौन कौन थे? तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां,
बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में दुर्लभ राय, इन तीनों लोगों को उप दीवान बनाया गया और यही जो है भू राजस्व वसूलते थे द्वैत शासन के अंतर्गत। तो द्वैत शासन से हमेशा क्वेश्चन आता है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी एक डायग्राम के माध्यम से, माइंड मैपिंग के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में याद रख लेते हैं। तो 1759 से 1806 जो है 1806 ईस्वी तक शाह आलम द्वितीय ने शासन किया। मुगल बादशाह थे और इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम बदल गया। शाह आलम ने जो है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी संरक्षण में आ गए और इलाहाबाद में इनको रखा गया। ठीक है, याद रखना इलाहाबाद की पहली संधि इनके साथ हुआ है, लेकिन द्वितीय संधि के साथ इनकी कुछ स्थिति बदल गई। क्यों? क्योंकि अवध के नवाब से कुछ क्षेत्र को लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया गया था। ठीक है, तो द्वितीय संधि जब हुई अवध के नवाब के बाद, तो अंग्रेजी संरक्षण में आ गए, इलाहाबाद में इनको रखा गया और अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम को दे दिया गया द्वितीय संधि के बाद। इसके बाद 12 अगस्त 1765 का फरमान जारी किया गया, इन्होंने जारी किया और कंपनी को, अभी मैंने आपको बताया था, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से इन्होंने दे दिया शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को, और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया गया। ये आपको याद रखना। इसके बदले में जब इन्होंने दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेजों को दे दिया, तब अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए पेंशन मुगल बादशाह को देने का वादा किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मीर कासिम कौन थे? तो मीर कासिम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये मीर जाफर के दामाद थे। और याद रखना जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था, ये भी याद रखना। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य था कौन? मीर कासिम। पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार इसे बनाया गया था नवाब बनने से पहले। इसे राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया, यह आपसे पूछा जाएगा। इसे सेना का गठन किया यूरोपीय पद्धति पर। मुंगेर में इसने तोप और जो है तोड़ेदार बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित किया था, जो आज भी है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये परास्त हो गया। ठीक है, तो जो है मीर कासिम जो है एक सबसे योग्य नवाब था। कहाँ का? तो बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखना भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। पहला, सिराजुद्दौला को इसने प्लासी के युद्ध में हराया। दूसरा क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला ये जो है व्यक्ति था। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर ये कब था? याद रखना रॉबर्ट क्लाइव कभी बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, ये बंगाल का गवर्नर था और 2 टाइम पे था। पहले बार कब था? जब प्लासी का युद्ध उसने जीता तो 1757 से 1760 तक पहली बार था। 60 में ये लंदन चला गया और फिर वापस लौट के आया, तो 1765 से 67 तक ये जो है बंगाल का पुनः गवर्नर बनाया गया था। 2 अलग अलग टाइम में ये गवर्नर बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसने इलाहाबाद की संधि किया था, 2 संधि किया, पहली शाह आलम द्वितीय से और दूसरी सुजाउद्दौला अवध के नवाब से। इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। और इसने जो है बंगाल में लुटेरा राज का संस्थापक लोग कहते हैं कि इसने पूरे बंगाल में लुटेरे राज की स्थापना कर दिया। जन नेता सैनिक के रूप में था, ये भी याद रखना। और याद रखना जब ये दोबारा लौट के इंग्लैंड गया तो इसने आत्महत्या कर ली थी, ये भी याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इतने से ही आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये भी याद रखना इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। कब? 1765 में, अभी मैंने आपसे बताया है। ठीक है, इसके बाद है आधुनिक काल में बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या हुए, ये भी याद रखना है। तो याद रखना 1865 में क्या हुआ? तो पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पटना और गया दोनों पहले एक थे, अलग कब हुए? तो 1865 में अलग हुए थे, दोनों को अलग किया गया। फिर 1866 में सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले का निर्माण किया गया। तो सारण और चंपारण दोनों एक ही जिला था, तो 1866 में उसको अलग किया गया चंपारण को सारण से, ये पूछा जा सकता है। फिर 1869 में जो है पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिलाया गया। और फिर क्या हुआ? इसके बाद 1875 में जो है तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना। तो ये कुछ जिलों का जो निर्माण हुआ है
यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको यहीं एक जगह मिल जाएगा, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, ये भी याद रख लेते हैं, यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था 3 थी। पहली जमींदारी व्यवस्था, दूसरी रैयतबाड़ी व्यवस्था और तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले हम जमींदारी व्यवस्था की बात करें, जिसे हम क्या कहते थे, अस्थाई बंदोबस्त कहते थे। जमींदारी व्यवस्था को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इस्तेमारी व्यवस्था। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे इस्तेमारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और बीस बेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभकर्ता कौन था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्र कौन कौन सा था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कौन सी व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में यह लागू थी। इसके अलावा ये उत्तरी कर्नाटक में ब्रिटिश शासन के लगभग 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। और इसका प्रावधान क्या था, तो जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी के रूप में घोषित हो गया। और याद रखना, ये जो जमींदार थे, इनसे 2 काम लिया जाता था, एक भू राजस्व की वसूली और एक गुप्तचरी व्यवस्था का काम। 1857 के विद्रोह को असफल बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, जमींदारों का, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। इसके अलावा भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना होता था और 1 जो है 11वां भाग जमींदार के पास होता था। जैसे मान लीजिए, अगर 100 रुपया अगर भू राजस्व वसूला गया, तो इसका 89 जो है भाग अंग्रेजों के पास जाएगा और 11 रुपए जो है ये किसके पास रहेगा, जमींदार के पास रहेगा वेतन के रूप में। तो जमींदारों को वेतन नहीं मिलता था, वही 1/11वां भाग वो अपने पास निकाल लेते थे। ये याद रखना है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि ये 19% क्षेत्र पर लागू थी। अब याद रखना कि कॉर्नवालिस के समय में ये व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन सर जॉन शोर के समय में यह व्यवस्था को पूरे जमीनी स्तर पे इसको लागू किया गया था। तो मुख्य रूप से जॉन शोर ने ही इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद है रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, तो सीधे किसानों से समझौता किया गया, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था। तो जन्मदाता कौन था इसका, टॉमस मुनरो और कैप्टन रेड थे। ये आपसे क्वेश्चन एक बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में व्यवस्था लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत की 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी, ये आपको याद रखना है। और रैयत के प्रावधान क्या थे कि भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार किसानों को दे दिया गया और कृषक भूस्वामी की जो है स्थापना और उच्च लगान वसूला गया। ये भी याद रखना कि जो लगान की वसूली थी वो मिनिमम 33% और अधिकतम 55% के बीच में ही भू राजस्व वसूला जाता था। ये भी याद रखना। तो याद रखना, इसमें कमी ये थी कि जो लगान की दर थी वो निश्चित नहीं थी, किसी से ज़्यादा तो किसी से कम वसूलते थे, और ये 51% क्षेत्र पर लागू थी। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जो है संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मध्यकाल में इस व्यवस्था कौन लागू किया था, तो शेरशाह सूरी ने लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो याद रखना, महल का अर्थ होता है गांव। महल का अर्थ पूरा गांव। जब पूरे गांव के साथ व्यवस्था, पूरे गांव पे कर लगाया जाता था, तो उसे महलवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत, पंजाब के क्षेत्र में लागू थी और ब्रिटिश भारत का ये 30% क्षेत्र पर लागू थी। तो 19% क्षेत्र पर जमींदारी, 51 पर रैयतबाड़ी और 30 पर महलवाड़ी, तो टोटल हो गया 100%। ठीक है, इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, हाल्ट मैकेंजी थे, ये आपको याद रखना है। और इस व्यवस्था को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसको मुख्य भूमिका निभाई थी। तो तीनों अंग्रेजों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि महलवाड़ी व्यवस्था से कौन कौन जुड़ा हुआ है। और ये भी याद रखना, महलवाड़ी व्यवस्था को मार्टिन बर्ड व्यवस्था भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आते हैं बिहार में 1857 का विद्रोह। तो बिहार में 1857 का विद्रोह पहले रोहिणी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, याद रखना। यह वर्तमान झारखंड के रोहिणी गांव में शुरू हुआ था, देवघर जिले में। तो पूछा जाएगा रोहिणी गांव कहाँ है, तो ये देवघर जिले में है, झारखंड वर्तमान में है। यहाँ विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 12 जून 1857 को सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। अंग्रेज अधिकारी कौन था, विलियम था, जो पटना का कमिश्नर था जब ये विद्रोह हुआ था। और मेजर जनरल लो
आयत थे, दानापुर सैन्य मुख्यालय के थे, ये याद रखना है। 32वीं रेजिमेंट के कार्यरत सैनिकों ने मेजर नॉर्मल लेस्ली और सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी और 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई और 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से भागलपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूछा जाए कि पटना में 1857 विद्रोह का नेता कौन था, क्या था, ये देख लेते हैं। तो 1857 में पटना में विद्रोह की अगर हम बात करें तो याद रखना 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत हुई। उस समय अंग्रेज अधिकारी टेलर थे, वो पटना के कमिश्नर थे और यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पीर अली थे। पीर अली कौन थे? ये एक जो है स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे और पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लायल और उनके सहयोगियों की जो है हत्या कर दी थी। और याद रखना पीर अली और 16 विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो पटना में कौन याद रखना है? ये पीर अली थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भूलना मत, याद रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुंवर सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने 3 विजय किया था। तीनों विजय याद रखना, शाहबाद की विजय, आरा और आजमगढ़ की विजय किया था और आजमगढ़ की विजय में नाना साहब भी इनके साथ थे। इन्हें कभी ना हारने वाला नेता कहा जाता है, ये भी याद रखना। और इनकी डेथ हो गई थी 26 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर में हुई थी। ठीक है, जब कुंवर सिंह, याद रखना, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किले में बंदूकों और गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था और जब कुंवर सिंह की डेथ हो गई तो उनके भाई अमर सिंह इसके नेता बने। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह उस सरकार के प्रमुख थे। बाद में जो है अमर सिंह जो है को गिरफ्तार कर लिया गया और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में इनको बंद कर दिया गया, जहां लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये 1857 का विद्रोह है और बिहार में 3 जगह से जुड़ा हुआ है, तीनों जगह मैंने बता दिया है। यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अंग्रेज अधिकारी, इन सब की डेट, इन सबको अच्छे से देख लेना। कहीं क्वेश्चन अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछना, ठीक है, लेकिन जो है डाउट कोई ऐसा मत रखना जिससे क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान आंदोलन देख लेते हैं। तो याद रखना बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके नेता जो है गांधी थे और 3 कठिया के विरोध में हुआ था। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले। तो किसान सभा, याद रखना, किसान सभा की स्थापना 1922-23 में की गई थी मुंगेर में। इसके अध्यक्ष शाह मोहम्मद थे, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी थे, सचिव नंद कुमार सिंह थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसान सभा कहाँ स्थापित हुई, अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था, उपाध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे माइंड मैपिंग क्लास से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी सोनपुर मेला में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बस इतना आपको याद रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ, 3 सम्मेलन हुआ। तीनों के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना, यहीं पे डायग्राम के माध्यम से आपको मिल गया है, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। पहला सम्मेलन है सोनपुर में हुआ, सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे 1929 में। ठीक, दूसरा सम्मेलन हुआ 1934 में, गया में पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे। ठीक है, और तीसरा हुआ है कौन सा, तो 1935 में हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। तो बिहार में किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, लेकिन ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार के साथ उसका संबंध देख लेते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ द्वारा इसकी स्थापना की गई कांग्रेस की। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, लेकिन जब कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे तो कांग्रेस के अधिवेशन में जो है उसके बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे और याद रखना इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए और बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था पहले अधिवेशन में, आपको ये याद रखना है। फिर कांग्रेस का
द्वितीय अधिवेशन हुआ, याद रखना कब हुआ, तो 1886 में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, और ये कलकत्ता में हुआ। और यहाँ बिहार के 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये आपको याद रखना है। तो बिहार का जो है 31 प्रतिनिधि बिहार के जो है कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब उसके अध्यक्ष थे 1887 में, और बिहार के 2 प्रतिनिधि शामिल थे, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना पहले अधिवेशन में बिहार से कोई नहीं, द्वितीय अधिवेशन में 31 और तीसरे में 2 लोग शामिल हुए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए, ये याद रखना है। तो बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, पटना के बांकीपुर में। अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मघोलकर थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का कौन सा पहला अधिवेशन जो पटना के बांकीपुर में हुआ था वो कौन सा था, 27 नंबर का था, और कब हुआ था, 1912 में हुआ था। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन ये जो है बिहार में हुआ 1922 में हुआ, गया जिले में हुआ। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जिसे हम CR दास कहते हैं, और इसी अधिवेशन में इन्होंने त्यागपत्र दे करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। अब आपको याद कैसे करना है, तो 27 में 10 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। तो पहला 27वां और दूसरा 37वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, एक 12 में हुआ था और दूसरा 22 में हुआ था। तो 10 यहाँ जोड़ देना है, तो 12 और 10 22, 37 जो है और यहाँ 27, ऐसे आपको याद कर रख लेना है, ठीक है। और दोनों के अध्यक्ष कौन थे ये याद रखना है। फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन और हुआ था तत्कालिक बिहार में उस समय के, लेकिन आज की झारखंड चला गया वो। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ जो है ये झारखंड में हुआ था, ये भी याद रखना। लेकिन अगर वर्तमान बिहार कहे तो वर्तमान बिहार में केवल 2 अधिवेशन, अगर उस समय के बिहार में कहे तो 3 अधिवेशन, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। तीनों के अध्यक्ष मैंने बता दिया है, कौन सा अधिवेशन हुआ ये भी बता दिया है, 27, 37 और जो है 53वां, 12, 22 और 40, ठीक है। ये सब याद रखना, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान है, कैसे है। तो गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ पूछा जाएगा, तो 10 अप्रैल 1917 को हुआ, ठीक है। लेकिन याद रखना कि गांधी जब चंपारण गए थे तो कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए ये मोतिहारी गए थे, ये बात याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मजरूल हक वह बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट किया, कहां पर, पटना में। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने मजरूल हक से मुलाकात कहां की थी, पटना में, और बगान मालिक संघ के सचिव कौन थे, जेम्स विल्सन थे, उनसे भी मुलाकात की थी। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको हमें ऐसे ही इसको देखना है। फिर मोतिहारी आगमन हुआ गांधी जी का कब, तो 15 अप्रैल 1917 को हुआ, ठीक है। इसके बाद गांधी जी बेतिया पहुंचे। बेतिया कब गए, तो 22 अप्रैल 1917 को, और यहाँ पर हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया था, ये भी पूछा जा सकता है। फिर चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 पारित किया गया विधानसभा में, ये भी याद रखना। और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया 24 मई 1918 को गांधी ने, ठीक है। इसके बाद चंपारण में आगे गांधी का क्या हुआ, तो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को जो है आमंत्रण भेजा गया था, बुलाया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ये आपको याद रखना है। प्रमुख आंदोलनकारी जो गांधी के साथ गए थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, इसके अलावा ब्रज किशोर और शंभू शरण, ये लोग सब लोग मिलकर के गांधी के साथ वहां गए थे चंपारण। चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, FG सलाई थे। और जिस समय यह समिति गठित की गई थी उस समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे, एडवर्ड एल्बर्ट गेट थे, ये भी आपको याद रखना है। सदस्य कौन थे इसमें, तो याद रखना जो ये समिति बनाई गई है
इस समिति के सदस्य कौन कौन लोग हैं? तो गांधी जी, LC अदामी, नित्यानंद सिंह, G.D. रीड और जी सैनी, ये सब इसके सदस्य हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गांधी भी इसके सदस्य थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। आगे जो ये हम बताने जा रहे हैं, ये करंट अफेयर का एक चीज है, ठीक है। गांधी जी बिहार में जहां जहां गए थे उसको लेकर के भारत सरकार और बिहार की सरकार ने मिल करके गांधी पथ का निर्माण किया है, ठीक है। तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जो है, याद रखना, हजारीमल धर्मशाला, भीथरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण, बेतिया पश्चिमी चंपारण, श्री रामपुर पश्चिमी चंपारण, बिंदवा पश्चिमी चंपारण, कोयलडी पश्चिमी चंपारण, अमोलहवा पश्चिमी चंपारण। इसके अलावा मुरली भर हवा गांव जो राजकुमार शुक्ल का गांव था, पश्चिमी चंपारण, हरदिया कोठी पश्चिमी चंपारण, गांधी संग्रहालय पटना और सदाकत आश्रम पटना। जहां जहां गांधी का संबंध था सबको मिला करके गांधी परिपथ का निर्माण किया गया है, जो 3 जिले में है, याद रखना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पटना में है। ये तीनों आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि गांधी पथ कहाँ कहाँ परिपथ है, तो 3 जिले में है, तीनों जिला आप याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं। तो बाबा जी ठाकुरदास ने जो है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था 1906-07 में। मजरूल हक जो है, इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। और बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी चीजों की अगर हम और बात करते हैं तो याद रखना, बिहार में एक अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में की गई थी 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। बनारस षड्यंत्र के तहत जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सचिंद्रनाथ सन्याल को, और इन्हें काला पानी की सजा हुई और इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में एक और स्थापित की गई थी, जो है बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा। इन्होंने लिबर्टी लीफ लेटर्स का वितरण किया था 1915 में और इनके सहयोगी थे टी.के. घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र थे, ठीक है। तो याद रखना, बिहार में 2 जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। एक जो है सचिंद्रनाथ सन्याल ने बनाया था और एक बंकिम चंद्र जो है मिश्र ने बनाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में बैकुंठ शुक्ल जो है, इनके बारे में याद रखना, यह हाजीपुर में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के नेता थे। फडणवीस घोष लाहौर संयंत्र केस के गवाह बन गए थे, इनकी बेतिया में हत्या इन्होंने कर दिया था बैकुंठ शुक्ल ने। तो जो ये आपका भगत सिंह है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही फांसी सजा हुई थी और उसके गवाह यही बने थे। फडणवीस घोष से सरकारी गवाह बन गए थे, तो गुस्से में आकर के इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, याद रखना है। और मोतिहारी जेल में इनको फांसी हुई थी, याद रखना है, बैकुंठ शुक्ल को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। इसके अभियुक्त कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। लक्ष्य क्या था? अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना था मुजफ्फरपुर में, ठीक है, क्योंकि किंग्सफोर्ड ने इनके साथियों को, कई लोगों को फांसी सजा दिया था। मृत्यु इनकी, लेकिन बम फेंका जब गया तो उसमें जो है वो अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की जो है डेथ हो गई। परिणाम क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। और खुदीराम बोस के जो वकील थे उनका नाम था कालिदास बसु था, ये भी याद रखना। और उनको फांसी सजा किस वक्त जो है न्यायाधीश ने सुनाया था? तो विशेष न्यायाधीश कर्नाटक ने के समक्ष 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी सजा पाने वाले क्रांतिकारी हैं, याद रखना है। और मुजफ्फरपुर कांड याद रखना कि संदर्भ में शांति स्वरूप नारायण को अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड का एक लेख लिखा था, जिस कारण उन्हें सजा दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़ा हुआ घटना है, इसको याद रखना। फिर बिहार में होम रूल आंदोलन। बिहार में होम रूल आंदोलन ये एनी बेसेंट का स्थापित किया गया था और तिलक ने भी होम रूल चलाया था, लेकिन पटना में जो स्थापित हुआ था वो एनी बेसेंट का था, ठीक है। पटना के बांकीपुर के पटना में जो है 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए
मजरूल हक, जबकि मुजफ्फरपुर शाखा में इसके संस्थापक थे जनकधारी प्रसाद। तो बिहार में होम रूल 2 जगह स्थापित किया गया था, एक पटना के बांकीपुर में, एक मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और याद रखना यहाँ के संस्थापक जनकधारी प्रसाद थे, जबकि यहाँ पे मजरूल हक इसके प्रमुख अध्यक्ष और नेता थे। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पटना एनी बेसेंट कब आई थी, तो आप इनको भी याद रखना। ठीक है, तो आपका एक तरह से ये पूरा रिवीजन होता जा रहा है। फिर बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया, 6 फरवरी 1921 को किया गया। फिर उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा, और पटना में हड़ताल का आयोजन किया गया। और प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे, तो 22 दिसंबर 1921 को आए थे, ये आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखना है। प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखना असहयोग आंदोलन के समय शाह मोहम्मद जुबैर ये मुंगेर में, गुलाम इमाम पटना में, गोरख प्रसाद मोतिहारी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और धरणीधर प्रसाद आदि, ये सब असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये याद रखना है। फिर बिहार स्वराज दल का गठन किया गया था 1923 में, इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। और इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन किया गया था, संस्थापक मौलाना सज्जाद थे। ठीक है, फिर कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ 1922 में हुआ, और चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे। और स्वराज दल का गठन किया था किसने, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, इलाहाबाद में 1923 में। इसके अलावा शाहबाद में से जो है नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन के समय, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। तो साइमन कमीशन का जब आगमन हुआ था, तो याद रखना लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया गया था 1 नवंबर 1927 को। ठीक है, इसके अलावा जब हस्ताक्षर कर दिया गया तो करने वाले प्रमुख नेता कौन थे जो विरोध करने के लिए तैयार हुए थे, उसमें अली इमाम थे, सचिदानंद सिन्हा थे और इस्माइल खां थे, ये 3 लोग मिलके थे। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यह निर्णय लिया गया कि हम जो है साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। साइमन कमीशन में याद रखना 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीय उसका विरोध कर रहे थे। और आयोग के सदस्यों का पटना आगमन कब हुआ, अर्थात साइमन कमीशन पटना पहुंचा कब, तो 12 दिसंबर 1928 को ये पटना पहुंचा। और याद रखना आयोग का स्वागत किसने किया था, तो महाराजा डुमराव द्वारा किया गया था। तो डुमराव के राजा ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया, आपसे ये पूछा जाएगा। साइमन कमीशन जब पटना पहुंचा था तो पटना में लोग प्रभात फेरी निकालते थे सुबह सुबह और भारत माता की जय बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे। उसी में एक घटना और हुई है, और घटना क्या हुई है, तो पटना के लोग एक नारा लगाते थे, एक गीत गाते थे, और गीत का नाम क्या था, उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन कमीशन का भगाने का बेरा हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है ये गीत कब और कहाँ गाया गया था, तो पटना में प्रभात फेरी के दौरान गाया गया। फिर बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो डांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी, कारो बापू। जब गांधी ने डांडी मार्च निकाला था तो गांधी का डांडी मार्च कहाँ से निकला था, तो सबको पता है गांधी का डांडी मार्च निकला था आपका जो है साबरमती से, और कहाँ तक, डांडी तक। ये उसका एक जो है फिगर मैंने डाल दिया, इसको देख लेना। उस जो है 78 लोगों में याद रखना एकमात्र बिहार के प्रतिभागी कौन थे, तो गिरिवरधारी चौधरी, जिसे हम कारो बापू कहते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी के डांडी मार्च से जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, अली इमाम थे, और मुख्य सचिव हसन इमाम थे, और उपाध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा और के.बी. दत्त थे, जो है पटना में स्वदेशी संघ के, ये आपको याद रखना है। फिर सोडे से नमक बनाने का पर बल दिया गया, क्यों, क्योंकि बिहार समुद्र किनारे था ही नहीं। फिर सारण और चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखना कि पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो सारण और चंपारण में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कहाँ का नेता था, तो राजेंद्र प्रसाद जो है मोतिहारी से, जे.बी. कृपलानी मोतिहारी से हैं, विपिन बिहारी वर्मा सारण और चंपारण से हैं। इसके अलावा बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई और
पटना में नखास पिंड को जो है नमक कानून तोड़ने का जो है प्रमुख केंद्र के रूप में चुना गया और वहाँ के लोगों का नारा था नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, यहीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सब पता होगा, बस आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है ये, ठीक है। फिर बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो औपचारिक स्थापना 1934 में की गई थी और संस्थापक इसके कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये लोग मिलकर के इसकी स्थापना किए थे। तो संस्थापक एक नहीं 4 लोग हैं, तो चारों लोगों का नाम याद रखना है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। और ये पार्टी भंग कब कर दी गई, 1948 में। और यहीं से आपका 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका काम यहीं पर बन जाएगा, ठीक है। फिर बिहार में 1937 का चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव 1935 के अधिनियम के तहत। याद रखना, अगर पूछा जाता है जब 1937 में चुनाव हुआ था तो पहली बार बिहार का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। याद रखना, उस समय मुख्यमंत्री पद नहीं होता था, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहते थे। तो सबसे पहली बार याद रखना, जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो कुछ सुधारों की मांग कर रही थी ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस पार्टी के नेता कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। और मोहम्मद यूनुस मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता थे। इनको न्योता दिया गया सरकार बनाने के लिए। तो सबसे पहली बार सरकार बनाने यही आए, मोहम्मद यूनुस आए। तो इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को बिहार के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो 19 जुलाई 1937 तक वह इस पद पर रहे। तो टोटल 109 दिन तक मोहम्मद यूनुस जो है ये बिहार के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। फिर जो है कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जब गतिरोध समाप्त हो गया तो बिहार के श्री कृष्ण सिंह को ये जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये श्री कृष्ण सिंह जो थे ये कांग्रेस पार्टी से थे, जबकि जो है मोहम्मद यूनुस ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इनको बुलाया गया था और ये मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी से थे और इन्होंने ही सरकार बनाई थी। तो पहले जो है याद रखना कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में जो है कौन आ गया, तो वहाँ पे श्री कृष्ण सिंह आए। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, आप इसको अच्छे से याद रखना। मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस 1937 में पश्चिमी चंपारण ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से मुस्लिम इंडिपेंडेंस पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ा था। ये फिर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहार के 1937 का चुनाव हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं कि श्री कृष्ण सिंह कैसे आ गए, मोहम्मद यूनुस कैसे आए। तो पूरी प्रक्रिया ये है, आप इसको समझ लेंगे तो आप कभी ये चीज़ भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। तो याद रखना कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो है 53वां अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इसी समय जो है कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हुआ, ठीक है। और बिहार में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह बंबई से शुरू हुआ था और उसको जो है दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है, आंदोलन भी कहा जाता है। और उस जो है जो पूरे देश में हुआ तो बिहार में भी हुआ। तो बिहार के प्रथम जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे और इन्हें गया से गिरफ्तार कर लिया गया था इस दौरान। और बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह, इन्हें पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आपको याद रखना है। और याद रखना इसी समय जो है छोटा नागपुर के जो ताना भगत थे ये भी इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी ने शुरू किया था, लेकिन जो है बिहार में ये प्रक्रिया जो कौन थी, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। फिर बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी 9 अगस्त 1942 को। और गिरफ्तार किस ऑपरेशन के तहत हुए थे, ऑपरेशन जीरो के तहत जो है अंग्रेज सरकार ने सब लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने वाला जो अधिकारी था वो WG आर्चर थे, ये पटना के जिलाधिकारी थे और इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो जेल तोड़ करके फरार हो गए थे। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय पटना के जिलाधिकारी कौन थे, तो WG आर्चर थे और इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। जब गिरफ्तार किया गया राजेंद्र प्रसाद को तो महाधिवक्ता के पद पर बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया और कहा गया कि जो इस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इसके विरोध में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।
जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। वहां से फरार हो गए और आजाद दस्ते का इन्होंने निर्माण किया था राजबिलास जंगल, नेपाल में। छात्रों द्वारा इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया गया और अंजुमन इस्लामिया हाल में जो है छात्रों ने जो है ये निर्णय लिया कि हम कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इसके अलावा महिला चरखा क्लब कदम कुआं पटना द्वारा जुलूस निकाला गया और उसकी अध्यक्षता कौन थी? श्रीमती भगवती देवी थी, जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना कि पटना में नेता कौन थी। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी? तो इन्होंने नेपाल में गुप्त रेडियो का संचालन किया, ध्रुव दल की स्थापना की और वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर के नेपाल के राजबिलास जंगल में इन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया और इस दस्ते को प्रशिक्षण देने का काम नित्यानंद द्वारा किया जाता था। और याद रखना, तिरहुत प्रमंडल में जनता 2 माह तक शासन स्थापित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई, जहां पे 7 छात्रों जो है शहीद हो गए। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो WG आर्चर, जो पटना के जिला अधिकारी थे, इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया और ये सारे छात्र मारे गए, इनकी संख्या 7 है। तो ये लोग पटना सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय इनको मारा गया गोली से और वो शहीद हो गए। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो शहीद कौन थे और किस जिले से थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो है, जिन्हें रमण जी कहा जाता था, ये जो है सारण से थे। सतीश प्रसाद झा जो है ये भागलपुर से थे। जगपति कुमार औरंगाबाद से, रामानंद सिंह पटना से, देवीपत चौधरी जमालपुर से, राम गोविंद सिंह जो है पटना से और राजेंद्र सिंह सारण से थे। उनके गांव का भी नाम दे दिया गया, तो आप इनको भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये घटना कब हुई? तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी पटना सचिवालय घटना, जिसमें गोली चलने से 7 छात्र मर गए। ठीक है, मतलब शहीद हो गए। आगे आते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी और वो कौन सी महिला कहाँ की नेता थी, ये भी आपको याद रखना है। जैसे श्रीमती भगवती देवी, ये पटना से थी और ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। शांति देवी छपरा से, सुनीति देवी वैशाली से, राधिका देवी वैशाली से, श्रीमती माया देवी भागलपुर से, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर से, राम स्वरूप देवी जो है ये भागलपुर से, अकली देवी शाहबाद से, धतूरी देवी मुंगेर से, हुकेरी देवी मुंगेर से और रूपिता देवी मुंगेर से और प्रभावती देवी पटना से। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जितनी घटनाएं थी मैंने आपको बता दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन तक मैंने पूरी घटना बता दी है। और याद रखना, यूरोपीय कंपनियों से लेकर के तो बिहार जो है स्पेशल जो हिस्ट्री का टॉपिक है ये मैंने पूरा करा दिया है। आप इसको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको पूछ लेना कमेंट करके, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।